ठीक है बच्चों, तो जो हमारी पिछली क्लास थी जिसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन को देख रहे थे, उसकी थ्योरी देखी थी और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चंस को किया था। आज की पूरी क्लास उसी की कंटिन्यूएशन में है, उसी में और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। आज की क्लास खत्म होते होते हमारा वो जो टॉपिक है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, जो कि जेईई एडवांस के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रोबेबिलिटी को भी ये सपोर्ट करता है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास में क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग देखते हैं सीधा। तो एक आप जब प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे, आगे चल के देखेंगे, तो सबसे पहले एक डाई पे क्वेश्चन आता है। डाइस जो आप लोग फेंकते हैं, तो एक आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि अगर हम 3 डाई को इकट्ठे फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो कितने तरीके से जो फेस पे सम है वो 10 ऑब्टेंड किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, कंसेप्ट क्लियर है आपको? देखो हमारे पास क्या है, 3 डाइस है, 3 डाइस है, आर रोल्ड टुगेदर इन हाउ मेनी वेज a sum of 10 can be obtained on face। ठीक है बच्चे, तो अब सिंपल सवाल है, देखिए कि भाई हमारे पास 3 डाई हैं, तीनों डाई को हमने फेंका है और कितने तरीके से फेस पे 10 जो है वो मिल सकता है। 10 के बदले 12 पूछ सकता था बेटा, 15 पूछ सकता था। लेकिन अब इसके अंदर ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। आप मान लीजिए कि कोई एक डाई है, D1 की रीडिंग है x1, D2 की रीडिंग है x2, D3 की रीडिंग है x3। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10। अब आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन लगा दीजिए, लेकिन अब जब आप नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन लगाने जाते हैं तो उसके अंदर एक सॉल्यूशन ये भी है कि x1 की वैल्यू 10 हो जाए, x2 की वैल्यू 0 हो जाए और x3 की वैल्यू 0 हो जाए। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाइएगा तो उसके अंदर ये कवर होगा। लेकिन डाइस के अंदर हम जानते हैं कि जो इसकी जो रीडिंग है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही हो सकती है। तो अब हमारे पास चाहे x1 हो, चाहे x2 हो, चाहे x3 हो, हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर एक अपर कैप है कि इनकी वैल्यूज 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है। साथ के साथ एक लोअर कैप है कि इनकी वैल्यूज 1 से छोटी नहीं हो सकती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके वेरिएबल्स के साथ कंडीशन अटैच हो जाए कि इसकी अपर वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगी या लोअर वैल्यू इससे कम नहीं होगी, तब डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं करता है। तब ना ही आप नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ना ही आप पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर जब आप फंसते हैं तब आपको क्या करना होता है? तब आपको इसके बेसिक डेरिवेशन वाले पॉइंट से आना पड़ता है। इसीलिए मैं जब करवा रहा था पिछली क्लास में, आप देखेंगे मैंने हर एक जगह डेरिवेशन को इंपॉर्टेंस दी है और हर क्वेश्चन के अंदर मैंने किया है। अब x1 की वैल्यू, अब हम यहां पे मान लो बेस वेरिएबल मान लेते हैं अपना k, तो भाई क्या हो सकता है? k की पावर 1 हो सकता है, k की पावर 2 हो सकता है, k की पावर 3 हो सकता है, k की पावर 4, k की पावर 5, k की पावर 6। मान लो कि ये जो मैंने लिखा है ये x1 के लिए लिख दिया, तो x2 के लिए भी ऐसे ही लिखूंगा, k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 प्लस k की पावर 3 प्लस k की पावर 4 प्लस k की पावर 5 प्लस k की पावर 6। और इसी तरीके से मैं x3 के लिए भी लिखूंगा, k की पावर 1, k की पावर 2, k की पावर 3, k की पावर 4, k की पावर 5 और k की पावर 6। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे इसमें कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 10 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 10 चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करें? इसको निकालने के लिए जाएं। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है, तो देखो 6 से ज्यादा नहीं ले रहे हैं। मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 से छोटा नहीं ले सकते आप। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा डेरिवेशन को साथ में लेके चलना पड़ता है। अगर आप
डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हैं तो फिर ये आपके काम का नहीं होगा। आपको इससे पहले जाकर के इसका जो फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन की बेसिक थ्योरी, उसको देखना ही पड़ेगा, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ k की पावर 10, किस में चाहिए, इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 प्लस k की पावर 3 प्लस k की पावर 4 प्लस k की पावर 5 प्लस k की पावर 6 का क्यूब। इसमें से मैं एक k को कॉमन ले लेता हूं, तो k को कॉमन लूंगा, बाहर क्यूब है तो क्या बाहर आएगा बेटा, k क्यूब बाहर आ जाएगा। 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यूब प्लस k की पावर 4 प्लस k की पावर 5 का होल क्यूब। और यहां से देखो तो ये आपको k क्यूब और ये जो gp बनी है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस k की पावर 6 बाय 1 माइनस k की पावर 3। और इसके अंदर आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, यहां पे ऑलरेडी आपको k क्यूब मिल गया है, तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ k की पावर 7 इन k की पावर 3 मिल चुकी है, इसलिए इसको हम हटा देंगे, तो 10 में से 3 को हटाओगे तो 7 बच जाएगा। किस में चाहिए, इन 1 माइनस k की पावर 6 बाय 1 माइनस k का होल क्यूब, यानी कि किसके अंदर चाहिए, तो 1 माइनस k की पावर 6 का क्यूब इंटू 1 माइनस k की पावर -3। अब आप पिछले 3-4 सवालों में ये कर चुके हैं, इसीलिए यहां से आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। पहले तो a माइनस b का होल क्यूब लगाएंगे बेटा, तो आपको आ जाएगा 1 माइनस 3 k की पावर 6। अगले टर्म को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको k की पावर 7 चाहिए। यहाँ k की पावर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो k की पावर 12 हो जाएगी, बट चलो फिलहाल मैं लिख देता हूँ माइनस k की पावर 18। और इधर मैंने क्या कहा था, कैसे लिखेंगे, तो 1 प्लस 3c1k और फिर ये दोनों चीजें एक एक बढ़ती जाएंगी, प्लस 4c2 k स्क्वायर प्लस 5c3 k क्यूब प्लस 6c4 k की पावर 4 एंड सो ऑन। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए k की पावर 7। k की पावर 7 कब मिलेगा, जब यहां वाला 1 ये वाला 1 इधर k की पावर 7 से मल्टीप्लाई होगा। k की पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो k की पावर 3 का कोएफिशिएंट है 5c3, k की पावर 4 का कोएफिशिएंट है 6c4। तो देखो यहाँ पे 4 और इधर +2, यहाँ पे 3 इधर +2, यहाँ पे 2 इधर +2, तो k की पावर 7 का कोएफिशिएंट हो जाएगा बेटा 9c7, 7 + 2 माइनस 3k की पावर 6। ये 3k की पावर 6 जब इधर 3c1k से मल्टीप्लाई होगा तो k की पावर 7 देगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा -3 इंटू 3c1 k की पावर 7। तो ये हो जाएगी आपके k की पावर 7 के कोएफिशिएंट की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 9c7 हो जाएगा आपका 9 इंटू 8 बाई 2, 9 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 3c1 3 होता है तो 3 इंटू 3 9। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 हो गया तो 9 इंटू 4 36 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 27। करेक्ट। तो आपको यहां से ये चीज मालूम चल गई कि अगर आप 3 डाई को रोल करते हो तो फेस पे 10 पाने के टोटल 27 तरीके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 2 बातें आई हैं, एक लोअर लिमिट आई है वेरिएबल पे और एक अपर लिमिट आई है। लोअर लिमिट को आप टेंशन नहीं लेते, आप कहते कि सर अगर अपर लिमिट नहीं होता तो लोअर लिमिट तीनों में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा करके हम नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन हमारी परेशानी इस बात से है कि एक अपर लिमिट भी है। तो आने वाले टाइम में अभी मैं और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस दूंगा आपको जिसके अंदर हर तरह की चीजें प्रेजेंट होंगी। फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। आई डोंट थिंक कि अब इसमें कोई चीज है जो समझ में नहीं आनी चाहिए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब ये एक देखिए इस तरीके का सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स कर लीजिए, चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 किड्स, ऐसे मैंने नाम दे दिया है सोनू, मोनू, नमन, रतन, सो दैट ईच शुड गेट इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ईच शुड गेट एटलीस्ट 3 चॉकलेट्स, नमन गेट्स 2 चॉकलेट मोर देन रतन।
तो ये 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, इस तीनों को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे बेटा। सबसे पहले अब मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में। आप ये भी पढ़ेंगे पीएचसी के अंदर, आप इस कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे कि ग्रुपिंग क्या है, लेकिन ग्रुपिंग और इंटीग्रल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है इस बात को जानिए। तो जब आप ग्रुपिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, और आप जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आइडेंटिकल होता है। ये हो गया ग्रुपिंग। इंटीग्रल सॉल्यूशन में उल्टा है। इंटीग्रल सॉल्यूशन में जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल होता है, जबकि जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है। ग्रुपिंग में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास वो डिफरेंट हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आइडेंटिकल है। इंटीग्रल सॉल्यूशन में क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास वो आइडेंटिकल हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, बाद में हम दोनों को मिक्स करके भी सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देखो कि भाई 20 चॉकलेट्स हैं, कितने तरीके से बांट सकते हैं। इसका एक फनी सा एग्जांपल लेकर के देखो कि मान लो आपके पास बिल्कुल कड़े कड़े नोट है, मान लो खनखनाते हुए, नोट को जाने दो, नोट क्यों बांटोगे, सिक्के हैं मान लो, इसी साल 2021 के निकले हुए 101 रुपए के सिक्के, बिल्कुल किसान छाप ठेंगा वाला जो साइन होता है वो लेकर के आपके पास है। आप मंदिर से बाहर निकले, आपके सामने 10 भिखारी हैं और आपका मूड है 100 रुपये बांटने का, तो आप कितने तरीके से बांट सकते हो। तो ये कोई कंपल्सन तो है नहीं बाय रूल कि हम सबको 10-10 सिक्के देंगे। 10 भिखारी हैं, पहला वाला क्यूट लगा, उसको 50 सिक्के दे दिए। दूसरा वाले की शक्ल पसंद नहीं है, उसको 1 भी नहीं दिया। तीसरे वाले पे चलो तुम 10 रख लो। आप अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 2 बातें लग रही हैं जो कि इंटीग्रल सॉल्यूशन की तरफ इशारा करेंगी। पहली कि आपके पास 100 ही सिक्के हैं, तो आप किसी भी भिखारी को मैक्सिमम 100 सिक्के तक दे सकते हो। मान लो जल्दीबाजी में पहले वाले को 100 सिक्का दे के निकल गए, बाकी को नहीं दिया, एक बात। दूसरी बात, आप एक शरीफ इंसान हैं, तो भिखारी के कटोरे से सिक्का नहीं निकालेंगे, यानी आप या तो उसको देंगे या नहीं देंगे, उससे लेंगे नहीं, आप एडिशनल भिखारी नहीं बनेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए पहले भिखारी को आपने x1 दे दिया, दूसरे को x2 दे दिया, तीसरे को x3 दे दिया, ऐसे कर करके आपने मान लीजिए 10 भिखारी थे तो सबको x10 दे दिया, और उनका सम 100 होना चाहिए, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लग गया। अब वहीं पे मंदिर पे आपका कोई दोस्त आ गया, मान लो सोनू बांट रहा था, मोनू आ गया, कह रहा यार ऐसे मत करो, सब बड़ी उम्मीद भरी नजर से देख रहे, 5-5 तो कम से कम सबको दे ही दो। तो आप 5-5 सबको दोगे, उसके लिए 50 सिक्के निकाल लोगे। अब बचे हुए 50 के साथ वही घटना घटेगी जो पहले 100 के साथ घट रही थी। तो ये चीज है। अब आप इसको लाइव एग्जांपल पे आ जाइए कि हमारे पास 4 बच्चे हैं, सबको इक्वल नंबर देना है। ठीक है बेटा, तो सबको इक्वल देना है तो क्या करोगे, सबको 5-5 सिक्के दोगे। सिक्के की जगह मान लो चॉकलेट है आपके पास, तो सबको आप 5-5 चॉकलेट दे देंगे, और चूंकि चॉकलेट आइडेंटिकल हैं तो इसीलिए देयर इज नो डिफरेंट वे, देयर इज ओनली वन वे, ओनली वन वे, एक ही तरीका है बेटा। सबको 5-5 सिक्के दे देंगे, और सिक्के कह रहा हूं मैं, चॉकलेट दे देंगे, सबको 5-5 चॉकलेट दे देंगे। चॉकलेट आइडेंटिकल है तो एक ही तरीका है, सबको 5-5 दे दो, चॉकलेट्स में कोई डिफरेंस है नहीं। अब आती है बात कि जब हम सबको 3-3 देते हैं, ठीक है, तो अब सबको 3-3 दे दो पहले, तो सबको 3-3 दे दोगे तो टोटल 20 में से कितने चॉकलेट खर्च हो जाएंगे, 12। अब सोनू को मान लो x1 चॉकलेट दे दो, मोनू को x2 दे दो, नमन को x3 दे दो, और रतन को x4 दे दो। पहले 3-3 देने के बाद, क्योंकि सबको एटलीस्ट 3 देना था, तो पहले 3-3 देने के बाद अब आपके पास जो 8 चॉकलेट बचे हैं उस पे आप इंटीग्रल सॉल्यूशन लगा दीजिए कि x1 plus x2 plus x3 plus x4 equal to 8, and now this x1, x2, x3, x4 can be greater than equal to 0। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 plus 4 minus 1 C3, that is equal to 8 plus 4 12 minus 1 11 C3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतने तरीके से आप हर एक बच्चे को कम से कम 3 चॉकलेट दे रहे हैं, करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर
थर्ड वाले में जिसमें कह रहे हैं कि नमन गेट्स 2 चॉकलेट मोर देन रतन। तो अब यहां पे क्या होगा, मान लो सोनू को दिया मैंने x चॉकलेट, मोनू को दिया मैंने y चॉकलेट, नमन और रतन में रतन को दे दिया मैंने z चॉकलेट। तो नमन को कितना देना पड़ेगा बेटा, z प्लस 2 चॉकलेट, और ये क्या होना चाहिए, तो टोटल है हमारे पास 20 चॉकलेट। तो क्या सीक्वेंस बन गई बेटा, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 18। अब आपके पास यहां पे दो तरीके हैं बेटा, एक तो है कि जैसे नॉर्मल इंटीग्रल सॉल्यूशन का डेरिवेशन वाला पार्ट था उसके थ्रू जाइए, और एक है कि जस्ट z की वैल्यू रख करके देख लीजिए। तो मैं दोनों चीजें बताता हूं आपको, बट मैं प्रेफर करूंगा कि z की वैल्यू रख लो। जैसे मान लो कि z अगर 0 है, भाई रतन को एक भी चॉकलेट नहीं दिया तो नमन को 2 दिया, तो z अगर 0 हो गया तो क्या चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 18, और x प्लस वाई इक्वल टू 18 के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो 18 प्लस 2 माइनस 1 c1 दैट इज 19 c1 दैट इज 19। ऐसे ही मान लो कि z हो गया 1, जब z हो गया 1 तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 16, इसके कितने हो जाएंगे, तो 16 प्लस 2 माइनस 1 c1 दैट इज 17 c1 इक्वल टू 17। ऐसे ही मान लें कि z हो गया 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू अब कितना होना पड़ेगा 14। जैसे ही z को रख दोगे 2, तो यानी कि 14 प्लस 2 माइनस 1 c1 दैट इज 15 c1 इक्वल टू 15। तो इस तरीके से हम एंड में z को मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, तो z को मैक्सिमम 9 रख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका आ जाएगा 0 प्लस 2 माइनस 1 c1 दैट इज 1 c1 इक्वल टू 1। तो आपके ये टोटल तरीके हो गए बेटा, 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर के 19, और ये सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर है तो इनकी वैल्यू हो जाती है n स्क्वायर यानी कि 100। आप चाहो तो एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे भी आप निकाल दोगे। 10 है तो 10 n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो यू विल गेट फाइनली द आंसर 100। तो एक तो ये तरीका है जो मैं प्रेफर करता हूं कि अपना आराम से कोई सीरीज वगैरह बन जाएगी, आप लगा दीजिए। दूसरा क्या कर सकते थे, तो दूसरा ये करते कि भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो 0 से लेकर के x कहां तक जा सकता है 18 तक, तो x की जो सीरीज बनेगी वो ऐसे बनेगी k की पावर 0 प्लस k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 से लेकर के k की पावर 18। y की सीरीज भी यही बनेगी k की पावर 0 प्लस k की पावर 1 से लेकर 18, तो y की वजह से इसको स्क्वायर कर दो। लेकिन अब z के लिए सोचो, 2z की वजह से अगर z की वैल्यू 0 है तो k की पावर 0, लेकिन जैसे ही बेटा z की वैल्यू 1 है तो 2z क्या हो जाएगा, 2z आपका 2 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k4 प्लस k6 से लेकर के k की पावर 18। अब अगर आप इस प्रोडक्ट में से निकाल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 18, इट विल कम द सेम जो यहां पे आया है। यहां से चाहिए हमें कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 18, बट ये थोड़ा लंबा पड़ता है इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं बेटा, और नॉर्मली पुट करके ही निकाल देते हैं। तो अब इसमें एग्जामिनर आपको और भी चॉइसेस दे सकता है, मान लो देता कि सोनू और मोनू को इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिलते हैं, या सोनू को मोनू से कम मिलता है या ज्यादा मिलता है, या 3 बच्चों को एक साथ इकट्ठे मिलते हैं। वट एवर कंडीशन दे विल गिव यू, यू कैन पुट इन द इक्वेशन एंड सॉल्व, आपको सिंपल आंसर आ जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। सबको इक्वल मिलने का एक ही तरीका है, कम से कम 3 मिलने का, तो सबको पहले 3-3 दे दो, सारे चॉकलेट्स जितने बट गए, अब जो बचे हैं उस पर इंटीग्रल सॉल्यूशन लगा दो, और फिर अगर किसी एक को 2 को डिफरेंस करना है तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आई होप इट इज क्लियर। आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज 11C3 एंड फॉर थर्ड वन इट इज 100। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब ये एक सवाल देखिए, काफी बड़ा सवाल है और नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन को काफी तरीके से इसमें आजमाया गया है। मैं सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को लिखने में कोई परेशानी ना हो। इन एन एग्जामिनेशन वी हैव 5 पेपर्स, ईच पेपर इज हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
with 4 options in which one is correct. Each question carries 1 marks and there is no negative marking. ठीक है, and there is no negative marking. In how many ways a student can score 90% of total? पहला सवाल हो गया. 60% of total and fail in 2 subjects where passing marks is 30 in each subject. And third है 40% of total and pass in all subject. Obviously passing marks यहां भी बेटा 30 ही है. ठीक है, पासिंग मार्क्स एक बार डिक्लेयर हो गया 30 ही है. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. ठीक है बच्चे, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या चैलेंज है. देखो, जैसे डाई वाला सवाल था, 1 से कम नहीं ला सकते, 6 से ज्यादा नहीं ला सकते, 10 लाना है. ठीक है, वही चीज यहां पे पहले सवाल के अंदर है. हम किसी भी पेपर के अंदर 0 नंबर ला सकते हैं, 1 ला सकते हैं, 2 ला सकते हैं, 3 ला सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल रहा है और टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिनमें से कोई एक सही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो इन ए सिंगल पेपर वी कैन स्कोर 0, 1, 2, 3 to 100. हाउ मेनी पेपर वी हैव? 5. करेक्ट. तो टोटल हम 500 तक स्कोर कर सकते हैं 0 से लेकर के. अब मुझे क्या चाहिए? 90% ऑफ टोटल चाहिए. तो 90% क्या होगा 500 का? तो 500 का 90% निकालोगे तो 500 इंटू 90 बाई 100, ये ऐसे कट कर दीजिए, इट इज 450. तो 450 चाहिए. अब देखो, बिल्कुल बेसिक डेरिवेशन पे आ जाओ. तो किसी एक सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं? तो k की पावर 0 प्लस k की पावर 1 प्लस k की पावर 2 से लेकर के k की पावर 100. टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5. आपको क्या चाहिए? आपको इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 450. कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 450. सिंपल है ये. देखो, जीपी बन जाएगी. जीपी आपकी क्या है? 1 माइनस k की पावर 101 बाय 1 माइनस k की पावर में 5. तो जीपी क्या हो गई आपकी? 1 माइनस k की पावर 101 की पावर 5 इंटू 1 माइनस k की पावर माइनस 5. अब यहां पे तो 450 बड़ा नंबर है बेटा, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा. तो जब आप इसको लिखने जाएंगे आपको मिलेगा 1 माइनस 5c1, 5 हो गया, k की पावर 101 प्लस 5c2. 5c2 क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा. k की पावर 202 माइनस 5c3. 5c3 भी 10 हो जाएगा, k की पावर 303 प्लस 5c4. 5c4 5 हो जाएगा, k की पावर 404 माइनस 5c5 1 होता है, k की पावर 505. लास्ट वाले टर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कि सब लिखा है तो बाइनोमियल से इसको भी लिख दिया. 5 यहां पे ये 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5. और यहां पे आपको एक जनरल सी बात देखनी है कि 1 होगा, फिर 5c1k होगा, फिर 6c2k स्क्वायर होगा, फिर 7c3k क्यूब होगा, 7c3k क्यूब होगा, और डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए. k के जितने पावर की जरूरत है उसमें 4 ऐड कर देंगे. k क्यूब तो 7c3, k स्क्वायर तो 6c2, k की पावर 1 तो 5c1. तो जितने पावर की जरूरत होगी उसमें 4 ऐड कर देंगे. तो मुझे चाहिए k की पावर 450. कैसे कैसे मिलेगा बेटा? जब ये वाला 1 इधर कहीं पे k की पावर 450 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो k की पावर 450 में 4 को ऐड करोगे तो 454c 450 माइनस, अब इधर आपको क्या मिल गया है? 101. तो जब आपको 101 मिल गया है तो 450 करने के लिए और कितना चाहिए? जब आपको 101 मिल चुका है तो 100 कम कर दो, 350 में से 1 कम कर दो, 349. तो -5 इंटू C 349, और इसमें क्या करोगे? 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 353. ठीक है बच्चे. अब यहां पे देखो 10, तो प्लस 10 कितना है? k की पावर 202 चाहिए. क्या? k की पावर 450. तो 450 में से 200 कम कर दो, 300, 250 में से और 2 कम करो
तो 248, तो C248 यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 252 माइनस 10, यहां पे देखो 303 है तो 450 के लिए क्या चाहिए 147, तो C147 151 और लास्ट में ये +5 है तो +5 k की पावर 404 है, उधर 450 है, 46 की कमी है तो क्या हो जाएगा 50C46। अब माइनस k की पावर 505 है तो यहां पे मिलने की कोई चॉइस नहीं है, कोई संभावना नहीं है। ये आपका आंसर है। आप इस डाटा को देखिए, लंबा है इसलिए एग्जामिनर कभी भी आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोलेगा, आप निश्चिंत रहें, इसी फॉर्मेट में आंसर होगा। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर सकता है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो इसको थोड़ा अच्छा लगे दिखने में तो 454 C4 लिख सकते हो, इसको -5 353 C4 लिख सकते हो, +10 252 C4 -10 151 C4 +5 50 C4। तो इस फॉर्मेट में दे सकता है, थोड़ा सिमेट्रिकल भी लग रहा है, देखो कि सबके नीचे यहां पे 4 4 4 4 4 आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपकी रहेगी यहां पे। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड वाला इससे भी बड़ा आएगा तो उसके लिए हम लोग सावधानी से देखेंगे, बट आई विल से कि पहले को आराम से समझ लीजिए, फिर सेकेंड वाले पे आते हैं। ठीक है बच्चों, और आई होप कि क्वेश्चन समझ चुके हैं आप लोग, तो मैं ये वाला पोर्शन क्वेश्चन का भी रब कर दूंगा, सेकेंड वाले में मुझे जगह की जरूरत होगी, तो ये क्लियर है। ठीक है बच्चे, चलिए, आई होप इट इज क्लियर, सबने लिख लिया होगा, तो अब इसको हम लोग हटाते हैं यहां से, फर्स्ट वाले पोर्शन को हटा देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग, और समझ समझ के लिखना है आराम से। बड़ा सवाल है, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने जितने भी तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश की है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेंथ गया है, बट आप उसको आराम से देखेंगे तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब सेकंड वाले में देखो क्या 60% नंबर चाहिए, लेकिन फेल भी करना है 2 सब्जेक्ट में। अब वो 2 सब्जेक्ट क्या होगा, तो ये डिसाइड करने के लिए क्या है कि 5 सब्जेक्ट है ना, तो पहले तो 5C2 से सोच लो कि किसी 2 में फेल करवा देंगे, इसको हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 5C2 से वो 2 सब्जेक्ट में फेल कर सकता है, इसको हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब पहले आते हैं, तो 60% कितना हो जाएगा 500 का, तो 500 इंटू 60/100 इट इज 300, तो 300 चाहिए अपने को। ठीक है बेटा, 2 सब्जेक्ट में फेल करना है, वट एवर वी विल गेट उसको अपन बाद में 5C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस 2 सब्जेक्ट के सिलेक्शन में। लेकिन यहां पे जो अब सीरीज बनेगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, देखने वाली है कि जिन 2 सब्जेक्ट में फेल करवा रहे हो बेटा, उसमें k की पावर 0, k की पावर 1, k की पावर 2 से लेकर के k की पावर 29 तक ही स्कोर हो सकता है। k की पावर 30 हो गया तो पास कर जाएगा, तो फेल करने वाले 2 ऐसे चले, k की पावर 0, k की पावर 1 से लेकर के k की पावर 29 तक, और पास करने वाले, तो पास करना भी कंपलसरी है। इस सवाल में देखो बड़ा पेच है, जो पास करना है वो भी कंपल्सन है ना, क्योंकि 2 में ही फेल करना है, तो जो पास करना है वो भी k की पावर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो k की पावर 30 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बच्चे का पास करना भी इंपॉर्टेंट है। सो अदर 3 विल स्टार्ट फ्रॉम k रेज टू द पावर 30 प्लस k रेज टू द पावर 31 प्लस k रेज टू द पावर 32 से k रेज टू द पावर 100, और 3 सब्जेक्ट में आपको पास करना कंपल्सन है, इसलिए यहां पे इसका क्यूब लग जाएगा बेटा। और ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज के अंदर आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 300, जो कि बड़ा पेचीदा काम है यहां पे निकालना, बट वी विल डू इट। अब देखो ये और ये सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो GP है,
जीपी का सम लगा दो, 1 माइनस के की पावर 30 बाय 1 माइनस के का स्क्वायर लिख दे रहा हूं बेटा इसकी वजह से, ठीक है। और ये भी जीपी है, इसमें से पहले के की पावर 30 को कॉमन ले लो, समझना बहुत हाई लेवल का सवाल है बेटा। तो जब के की पावर 30 को कॉमन लोगे तो बाहर क्या निकलेगा क्यूब की वजह से, के की पावर 90, तो के की पावर 90 और क्या बच जाएगा आपका, मैं एक बार लिख देता हूं, 1 प्लस के स्क्वायर से लेकर के की पावर 70 का क्यूब। तो दिस इंप्लाइज के की पावर 90 को बाहर रखो और आपको है 1 माइनस के की पावर 30 बाय 1 माइनस के की पावर 2 और इस वाली जीपी को क्या लिख देंगे, तो 1 माइनस के की पावर 71 बाय 1 माइनस के की पावर 3 और इस टोटल में से हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ के की पावर 300। तो चूंकि के की पावर 300 चाहिए और के की पावर 90 ऑलरेडी मिल रहा है, तो 90 को ड्रॉप कर दोगे तो क्या मिलेगा, के की पावर 210। तो आपको अब जो बचा हुआ है मटेरियल बेटा, क्या बचा हुआ है आपका, तो 1 माइनस के की पावर 30 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस के की पावर 71 का क्यूब इंटू देखो 1 माइनस के की पावर 2 और 1 माइनस के की पावर 3, तो 1 माइनस के की पावर -5 में आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ के की पावर 210, क्योंकि 90 यहां पे अपने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये आपको अब लग रहा होगा कि वो सोनू मोनू वाले चॉकलेट में मैंने क्यों कहा था कि पुट करके निकाल लो, आसान पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सीरीज का नेचर चेंज होता है कोफिशिएंट निकालना बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है। वहां पे चॉइस थी तो इसीलिए उसको प्रेफर किया, यहां पे चॉइस नहीं है तो इसीलिए यहां पे तो सीरीज से ही करना पड़ेगा। अब पहले एक बार इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको भी रहने दो। तो जब इसको लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 इंटू के की पावर 30 प्लस के की पावर 60। थोड़ा पैसेंस रखना, सवाल है, मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। 1 माइनस 3c1 तो 3 के की पावर 71 प्लस 3c2 यानी 3 के की पावर 142 माइनस 3c3 तो 1 हो गया, के क्यूब तो 71 का इंटू 3 तो 213, 70 गुने 3 210 गुने प्लस 3 और ये है आपका। अभी ऐसे ही रहने देता हूं मैं, 1 माइनस के की पावर -5, इससे चाहिए के की पावर 210। अब ये चैलेंज है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो बड़े सारे 8 10 12 15 टर्म आ जाएंगे, टेंशन मत लेना बस आप लोग। इसको इग्नोर कर सकते हो सेफली। इसको इग्नोर करने से क्या होगा, 3 टर्म कम पड़ जाएंगे अपने को, क्योंकि हमें चाहिए के की पावर 200, इसकी पावर ऑलरेडी 213 यहीं पे है, तो ये कभी भी के की पावर 210 नहीं दे पाएगा, इसलिए हम लोग इस टर्म को खाली इग्नोर करेंगे। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा बेटा तो 1 माइनस 3 के की पावर 71 प्लस 3 के की पावर 142, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, रीजन मैंने बता दिया। अब ये फिर -2 के की पावर 30 माइनस माइनस प्लस 6 के की पावर 30 और 71 101 -2 प्लस 3 -6 के की पावर 30 और 142 172। ठीक है बेटा, लास्ट वाले को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 210 से ज्यादा है। अब ये 60 से प्लस के की पावर 60 माइनस 180, ये आपका 3 है तो -3 के की पावर 60 और 71 तो 131। अब ये +3 के की पावर 202, के की पावर 202। तो एक तो बेटा ये सीरीज बनी है आपकी, ठीक है, और दूसरी अब आपकी ये वाली है, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, इंटू 1 प्लस 5c1 के प्लस 6c2 के स्क्वायर प्लस 7c3 के क्यूब एंड सो ऑन, मतलब जो चाहिए उससे 4 ज्यादा इधर है, ठीक है। अब आप देखें टोटल आपके पहले 9 टर्म आए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डरना नहीं है। कांस्टेंट क्या है, 1 को क्या चाहिए, के की पावर 210 चाहिए,
तो इधर क्या हो जाएगा बेटा 214 C 210। तो 1 का काम हो गया। अब छोटे छोटे पावर्स से बढ़ते हैं। 1 के बाद है k की पावर 30, ठीक है। तो -2 क्या चाहिए, 30 है 210 में से, तो 180 पावर चाहिए, तो C 184 करेक्ट। अब 30 के बाद अगली पावर क्या है, देखो अगली पावर है 60, ठीक है। तो प्लस 60 है 210 में से क्या चाहिए, 150 चाहिए, तो C 150 जो चाहिए पहले लिख लो, और फिर देखो डिफरेंस 4 का है तो 154, ठीक है। तो आपने 60 को काम तमाम कर दिया। अब देखो क्या है 71, तो -3 71 है 210 में से, तो 70 कम किए तो 140, एक कम कर दिए तो 139, तो C 139 और यहां पे 143, ठीक है। तो 71 भी हो गया बेटा। अब 71 के बाद क्या है, देखो आपको 101, तो 101 तो +6 101 है 210 है, तो C 109, तो यहां पे आ जाएगा 113, ठीक है। अब आपने 101 को भी देख लिया। अब उसके बाद है 131, तो -3 131 है 210, तो 90 में एक कम 89, तो C 89 यहां पे क्या लिख देंगे बेटा 93। अब हमने 131 भी देख लिया। अब क्या बचा हमारा 131 के बाद 142, तो +3 142 है तो 68 चाहिए, तो 72 C 68, ठीक है। तो 142 का भी काम तमाम हो गया। अब 72 172, तो -6 172 है 210 में, तो 10 और 28 कितने हो गए बेटा 38, तो C 38 यहां पे हो गया 42। तो ये वाला टर्म भी हो गया। अब लास्ट टर्म है +3 k की पावर 202 है, आपको 8 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 12C 8। अब इसको मैंने थोड़ा ऑर्डर में लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। आप यहां देखो 9 टर्म है, यहां भी 9 टर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। ये उम्मीद कम है कि कभी आईटी पूछेगी भी, बिल्कुल पूछ सकती है, लेकिन उस टाइम पे आईटी क्या करेगी बेटा, आईटी आपको आंसर निकालने के लिए दे देगी, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम कर देगी, 100 के बदले वो उसको 10 कर देगी, तो फिर डाटा आसान हो जाएगा। और यहां देखो देख के घबराना मत, 214 C 210, ये 214 C 4 है, ये 184 C 4 है, ये 154 C 4 है, ये 143 C 4 है। तो आप चाहो तो उसको भी उस तरीके से भी लिख सकते हो, बट यहां चूंकि सीरीज से डायरेक्टली समझ में आया आपको, इसलिए मैंने कोरिलेट करके लिखा है बेटा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपको, आप सबको चाहो तो चेंज कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। एंड इस पे कभी भी पूछेगा तो पैराग्राफ में ये सवाल पूछता है बेटा, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज हो, ताकि एडवांस के अंदर अगर 10-12 मिनट लगे भी बच्चों को तो उससे कोई परेशानी उनको ना हो। और डाटा छोटा कर देगा, 10 क्वेश्चन की कर देगा, 5 क्वेश्चन कर देगा, बट मैं चूंकि आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। अब एक बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी आपको कि सर आपने सीधा आंसर लिख दिया, तो चलो मैं इसको एक बार बता देता हूं कि किस 2 सब्जेक्ट में फेल करेगा, दैट वी हैव टू सेलेक्ट इन 5C2 वे। तो ये तो हमको क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया। अब ये जो भी चीज आई है ना बेटा, इसको क्या करेंगे अपन बाद में 5C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि भैया कौन सा 2 सब्जेक्ट है जिसमें कि आप उसको फेल करवा रहे हो, ठीक है। तो ये तरीका हो जाएगा फाइनल के में, बाद में एंड में 5C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा था। सो इट इज, अब ये समझ लो कि इस कंसेप्ट के ऊपर अब इससे डिफिकल्ट सवाल ओलंपियाड में भी नहीं पूछता है। तो अगर आपने इसको कवर कर लिया है तो आप सब कुछ करके चले गए। अब दूसरा टेक्निक पे पूछेगा तो वो अभी मैं बताने जा रहा हूं, जो बाकी चीजें हैं वो कैसे होंगी। आई होप इट इज क्लियर। अब बस थर्ड एक सवाल है, छोटा सा है वो, जिसने सेकंड कर लिया उसने जंग जीत ली है, उसको अब थर्ड में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। 40% चाहिए और किस्मत वाला लड़का है, हर सब्जेक्ट में पास है बेटा, इसलिए उनकी जो जीपी होगी वो सीधा
k की पावर 30 से ही स्टार्ट होगी और एक ही सीरीज बनेगी, ज्यादा सीरीज भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ज्यादा सीरीज? क्योंकि सब में पास है। तो पांचों सब्जेक्ट की एक ही कहानी है बेटा, पांचों सब्जेक्ट की एक ही कहानी है। क्या है थर्ड वाले में कि k की पावर 30, k की पावर 31, k की पावर 32 से लेकर के k की पावर 100 इस होल की पावर 5 में से 40%, तो 500 का 40% हो गया 200। तो मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ k की पावर 200। उसमें मैं k की पावर 30 को कॉमन ले लूंगा, तो k की पावर 30 को कॉमन लूंगा, पावर 5 है तो k की पावर 150 कॉमन आ गया। 1 प्लस के स्क्वायर से लेकर के k की पावर 70 की पावर 5। अब आप k की पावर 150 को ड्रॉप कर दो तो सीधा आ जाएगा कि इस वाले में से क्या चाहिए आपको, 1 प्लस के स्क्वायर से लेकर के k की पावर 70 में से सिंपल है, यू नीड कोफिशिएंट ऑफ k रेज टू द पावर 150 गायब कर दोगे तो बचेगा कितना, सिर्फ 50 बचेगा बेटा, 200 ही चाहिए। अब ये इजी जीपी है, 1 माइनस के की पावर 71 बाय 1 माइनस के की पावर 5 में से k की पावर 50 चाहिए, तो 1 माइनस के की पावर 71 की पावर 5 इंटू 1 माइनस के की पावर -5 में से k की पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए अपने को। अब एक ही लाइन में इसका आंसर ही आ जाएगा, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बस एक टर्म को लिखने की जरूरत है। अगला क्या हो जाएगा, 5C15 k की पावर 71, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे k की हायर पावर है, हमें तो बस k की पावर 50 चाहिए। और ये हो गया 1 प्लस 5C1k प्लस 5C2k 6C2 k स्क्वायर प्लस 7C3 k क्यूब एंड सो ऑन। तो एक ही चॉइस है कि ये वाला 1 जब इधर k की पावर 50 से मिले तो क्या हो जाएगा 54C50 एंड योर आंसर इज 54C4। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पे या उस कंसेप्ट पे कंडीशंस को डाल करके जो एक मैक्सिमम बेहतरीन सवाल हो सकता था। लेंदी है बट मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि आपको ये बताऊं। हो सकता है आप एक बार में ना समझे, आपको बार बार देखना पड़े, बट ये उस तरह का सब क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में कई बार क्लास में 2 घंटे लग जाते हैं जब हम लोग नॉर्मली ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज एंड रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, और फिर जब आप उस माइंडसेट से इस पे भिड़ेंगे तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट पैटर्न। एक दो और पैटर्न है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, तो अब उसको देखते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोगों ने काफी लंबा चौड़ा सवाल देख लिया। अब एक थोड़ा कंसेप्ट के डेप्थ में जाते हैं। यहां भी इंटीग्रल सॉल्यूशन लगेगा, पहले तो इस बात को रियलाइज करना और फिर क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना। तो जैसे आपसे पूछ लेगा कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation xyz equal to 1200। अब मान लीजिए कि ये सवाल पूछ लिया आपसे कि भाई कोई 3 नंबर है, उनका प्रोडक्ट है 1200, तीनों नंबर पॉजिटिव है, xyz इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो ये है आपको फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन xyz इक्वल टू 1200। अब ये सवाल रियलाइज करो, ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, ये होगा इंटीग्रल सॉल्यूशन से। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें फैक्टराइजेशन की भी मदद लगेगी। तो सबसे पहले तो 1200 को फैक्टराइज करो एक बार। तो जब आप 1200 को फैक्टराइज करोगे तो 2 600 हो गया, 2 300 हो गया, 2 150 हो गया, 2 75 75 हो गया, 3 25 5 5। तो मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4, 3 रेज टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर 2। कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है, 1200 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब सवाल है कि अब मुझे x चाहिए, y चाहिए और z चाहिए। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो कि x फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीजर होने चाहिए x y z और पॉजिटिव होने चाहिए। तो x y z कैसे बना होगा? तो उसके अंदर 3 ही प्राइम होगी, या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा। तो हम अपनी तरफ से ये मान लेते हैं बेटा कि x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर अल्फा 1, 3 रेज टू द पावर बीटा 1, 5 रेज टू द पावर गामा 1। y is equal to 2 raised to the power alpha 2, 3 raised to the power beta 2, 5 raised to the power gamma 2, and z is equal to 2 raised to the power alpha 3, 3 raised to the power beta 3, 5 raised to the power gamma 3. Now when you will multiply x, y, z, जब आप x, y, z को multiply करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? 2 raised to the power alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 into 3 raised to the power beta 1 plus beta 2 plus beta 3 into 5 raised to the power gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3, and it is equal to what? 1200, which is equal to 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 1 and 5 raised to the power 2. Now the number of ways in which alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 can be 4 is your answer. Beta 1 plus beta 2 plus beta 3 can be 1 is your answer. Gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3 is 2. अब आपका आंसर मतलब ऐसे नहीं, डिपेंडेंट है, इनटू जितने तरीके से ये हो सकता है 4, इनटू जितने तरीके से ये हो सकता है 1, इनटू जितने तरीके से ये हो सकता है 2। तो हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए बेटा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 क्या होना चाहिए? 4। बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 क्या होना चाहिए? 1। और गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 क्या होना चाहिए? 2। क्या हो सकता है देखो, तो अल्फा 1 साहब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। अल्फा 2 भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे अल्फा 3 भी है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 माइनस 1 C2 that is 6C2 that is 15। तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के पास 15 चॉइसेस हैं इनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने के। तो ये वाला जो आपका कॉलम है इसके पास कह सकते हो कि 15 चॉइस हो गई। उसी तरीके से यहां पे आ जाओगे 1 प्लस 3 माइनस 1 C2 इक्वल टू 3C2 इक्वल टू 3, और यहां पे आ जाओगे तो 2 प्लस 3 माइनस 1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4C2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। सो नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे? तो अल्फा की वजह से 15 चॉइस, बीटा की वजह से 3 चॉइस और गामा की वजह से 6 चॉइस। तो 45 हो जाएगा, 15 इंटू 3 45 इंटू 6 तो 270। सो दिस इज योर आंसर। अब यहां पे देखो इस स्टेज पे क्या लगा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन लगा है। अब जितने भी तरीके, जैसे 15 तरीके हैं ना भाई, यहां पे कुछ हो गया, यहां पे कुछ हो गया तो अलग बात हो गई ना, यहां पे कुछ हो गया तो अलग बात हो गई। तो ये डिपेंडेंसी है। अब इसमें एक और चीज आ सकती है जो कि मैं यहीं पे बता देना पसंद करूंगा कि ये पॉजिटिव वर्ड नहीं होता तो क्या करते? ठीक है, क्वेश्चन होता सिंपल, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1200। अब देखो क्या क्या एग्जामिनर ने पॉजिटिव वर्ड नहीं दिया, तो अब नेगेटिव हो सकता है भाई, एक्स और वाई नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव है तब भी आंसर मिलेगा, वाई और जेड नेगेटिव हो जाएगा। तो अब कोई भी सेट ऑफ सॉल्यूशन, मान लो कि मैं कहता हूं 1, 1 और 1200 एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, तो -1, -1 और 1200 भी एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है,
-1 1 -1200 भी एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है, और 1 -1 -1200 भी एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है। आपको इसके लिए बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है बेटा, परेशान नहीं होना है। आपने पहले पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला ही निकालना है, उसके बाद आपको एक टेबल बना लेनी है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, या मान लो डब्ल्यू भी होता, जितना भी होता उसके रिस्पेक्ट में। पॉजिटिव पूछता तो, नेगेटिव पूछता तो, बड़ी सारी बातें मैं यहां पे अभी कह रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को। ये हो गया एक्स वाई जेड। तो भाई 1200 तो तीनों प्लस हो जाए तो 2 माइनस 1 प्लस तो ये, तो हर एक सेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए 4 चॉइस बनती है। तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा? तो टोटल हो जाएगा 270 इंटू 4 यानी कि 1080 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे मान लो आपसे पूछ देता फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू -1200। ठीक है, तो तब भी हम पहले पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का निकाल लेते। अब मुझे माइनस करना है, तो या तो तीनों माइनस हो या 1 माइनस 2 प्लस हो। तो 1 माइनस और 2 प्लस 3 तरीके से हो सकता है, और तीनों माइनस 1 तरीका, 4 तरीके। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू -1200 के भी 270 इंटू 4 ही ऑप्शन होंगे, 1080 ही तरीके होंगे, 1080 ही इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन कुछ भी करना है, पहले पॉजिटिव वाला निकालना है, उसके बाद चाहे प्लस पूछा है चाहे माइनस पूछा है, तो उसके हिसाब से हम एक्स वाई जेड के अंदर प्लस और माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कि हर एक सेट ऑफ सॉल्यूशन में कितनी अदर चॉइसेस अवेलेबल हो पा रही हैं। और जितनी भी चॉइसेस अवेलेबल हो पाएंगी, उससे हम सिंपली जो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन से आंसर आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप इट इज क्लियर। यहां पे अब कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद हम लोग इस पे एक एलसीएम वाला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे तो वो इंटीग्रल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट 1-2 सवाल जो मैं करवा रहा हूं वो जरूरी है। यहां पे देखा है इसको, तो इसी के साथ ही उसको हम लोग टैकल करेंगे। तो एलसीएम वाला कंसेप्ट अब देखते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब इस सवाल को देखिए। कह रहा है कि इफ एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर x, y इज p² s की पावर 4 t², देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर x, y। कितने ऐसे x, y नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं जिनका कि ये एलसीएम हो जाए p² s की पावर 4 t², वेयर एक चीज यहां ऐड कर सकते हैं, वेयर p, s, t आर प्राइम नंबर, आर प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, जहां पे कि p, s और t क्या है आपका प्राइम नंबर। तो मुझे चाहिए एलसीएम। डिफरेंस क्या है जब मैं एलसीएम की बात करूं और मैं इंटीग्रल मान लो x इंटू वाई की बात करूं? तो x इंटू वाई की बात अगर मैं करता, x इंटू वाई इतना करता, तो x के अंदर p जितना होता उसकी पावर प्लस y के अंदर p जितना होता उसकी पावर, दोनों होनी चाहिए थे 2। लेकिन जब मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं तो किसी एक में x की पावर p की पावर 2 का होना कंपलसरी है, किसी एक में s की पावर 4 का होना कंपलसरी है। तो मान लीजिए कि मेरा जो x है वो इस तरीके से है बेटा, p की पावर अल्फा 1, s की पावर बीटा 1 और t की पावर गामा 1, और मेरा जो y है वो इस तरीके से है, p की पावर अल्फा 2, s की पावर बीटा 2, t की पावर गामा 2। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एलसीएम। तो अब यहां पे देखो, जब मैं अल्फा 1 और अल्फा 2 की टेबल को बनाने जाऊंगा, जब मैं अल्फा 1 और अल्फा 2 की टेबल को बनाने जाऊंगा, यहां मैंने लिखा अल्फा 1, यहां मैंने लिखा अल्फा 2, तो अगर अल्फा 1 2 हो रहा है, अगर अल्फा 1 2 हो रहा है, तो अल्फा 2 चाहे 0 हो जाए, चाहे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम में p की पावर 2 आ जाएगी। लेकिन अगर अल्फा 2 2 हो रहा है, तो अब अल्फा 1 कुछ भी हो जाए, 0 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसको यहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने काउंट कर रखा है, तो इसीलिए यहां पे इतनी सिचुएशन बनी, उसको अलग से काउंटिंग नहीं करते हैं बेटा।
तो अल्फा 1 और अल्फा 2 के पास कंबाइंड कितनी चॉइस है? 5 चॉइस है। उसी तरीके से बीटा 1 और बीटा 2 की बात करोगे तो बीटा 1 और बीटा 2 में किसी एक का 4 होना कंपलसरी है। बीटा 1 और बीटा 2 में किसी एक का 4 होना कंपलसरी है। मान लो बीटा 1 हो गया 4, तो बीटा 2 0 हो जाए, चाहे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए। लेकिन अगर बीटा 1 4 नहीं है तो बीटा 2 को 4 होना पड़ेगा। अब ये चाहे 0 हो जाए, चाहे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए। अब 4,4 तो 4,4 बेटा ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बीटा 1 और बीटा 2 के पास कंबाइनली कितनी चॉइसेस हैं? तो आपको मिलेगी कि इसके पास टोटल 9 चॉइसेस हैं। देखो अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमेशा ही s की पावर 4 अपने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से गामा 1 और गामा 2 की वही चॉइस, वही टेबल बनेगी जो कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की बनी है। गामा 1 और गामा 2 की भी वही टेबल बनेगी। 2,0, 2,1, 2,2, 0,2, 1,2, 5। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 के पास 5 चॉइसेस हैं, बीटा 1 और बीटा 2 के पास 9 चॉइसेस हैं, और गामा 1 और गामा 2 के पास 5 चॉइसेस हैं। तो 5 × 9 × 5 दैट इज 225। तो ये अपना आंसर है, ऑर्डर्ड पेयर 225 है। ठीक है बच्चे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आईटी में ये आया हुआ सवाल है। ठीक है। और आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन का बुक उठाएंगे, मोस्ट ऑफ द बुक में ऐसे ही टेबल बना करके समझा के बताया, जो अच्छी बात भी है, बताना चाहिए। इससे बच्चे को क्लियर कट पिक्चर मिलती है कि देखो हाँ ये एलसीएम हो रहा है, ये काम हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि बेटा अगर यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल दे दिए तो कितना टेबल बनाओगे? अगर मैंने यही रहने दिया, यहाँ पे x y z w दे दिया, फिर वो 4 की टेबल बनाने में तो पूरा 3 घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए मैं अब आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा, मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट बताऊंगा। तो देखो कंसेप्ट क्या है। अल्फा 1 क्या हो सकता है? तो भैया अल्फा 1 0, 1, 2 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एलसीएम है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है? तो अल्फा 1 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अल्फा 1 के पास 3 चॉइस है। अल्फा 2 क्या हो सकता है? तो अल्फा 1 भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसके पास भी 3 चॉइस है। बट दिस 3 × 3 इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबिलिटीज। This 3 × 3 includes all the possibilities where even alpha 1 and alpha 2 both is 0, both is 1, 1 is 0, 1 is 1, सारी possibilities को लेता है। अगर इस सारी possibilities में से मैं निकाल दूं कि ना ही alpha 1 2 हो रहा है, ना ही alpha 2 2 हो रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा कि कम से कम एक या तो alpha 1 या alpha 2 2 हो रहा है। तो alpha 1 2 नहीं हो रहा है तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 0 और 1। अल्फा 2 2 नहीं हो रहा है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 0 और 1। तो टोटल पॉसिबिलिटीज विच अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज हैविंग 3 × 3 9 माइनस व्हेन नाइदर अल्फा 1 नॉर अल्फा 2 इज टेकिंग ए वैल्यू 2, it means what? At least one of the alpha 1 and alpha 2 is taking a value 2, and if at least one is 2, LCM will be 2। ठीक है बेटा। तो ये आपको आ गया 3² - 4², 2², 9 - 4 देखो 5 आएगा। इसी तरीके से s के लिए बात करोगे, 2 वेरिएबल हैं तो भैया टोटल कितनी चॉइस है? 0, 1, 2, 3, 4। तो टोटल 5 चॉइस है और 2 वेरिएबल है तो 5² माइनस जब ना ही किसी x के पास ना ही y के पास है s की पावर 4, तो 4 चॉइस इंटू 3² - 2², आपको यही चीज मिलेगी। अब इसमें मजा क्या है देखो, अगर मान लो क्वेश्चन होता कि x, y, z का एलसीएम है p² s4 t²। ठीक है। तो देखो भाई x के पास कितनी चॉइस है? अल्फा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बात करें तो 0, 1, 2, तो 3, यही 3 चॉइस y के पास भी है, यही 3 चॉइस z के पास भी है। डायरेक्ट लिख दो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, जब एक भी बार p की पावर 2 नहीं आ रहा है। तो टोटल पॉसिबिलिटी माइनस जब एक भी बार p की पावर 2 नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा? जब कम से कम एक बार p की पावर 2 आ रहा है। ऐसे ही
एक्स वाई जेड का एस की पावर 4 के लिए तो 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये आपका डायरेक्ट बेटा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे इस ट्रिक को सीख लिया है तो अब आपको, अब ये टेबल तो आप ऐसे भी नहीं बना पाते, सोचो 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125, ये हो जाएगा 64, तो कहां से ये 64 और 125, देखो 60-61 का डिफरेंस है, इतनी केसेस थोड़ी बना पाओगे आप। तो अगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिया कि टोटल पॉसिबिलिटीज माइनस व्हेन नोवेयर पी स्क्वायर इज कमिंग इज व्हाट, वेयर एटलीस्ट वन टाइम पी स्क्वायर इज कमिंग, तो इस चीज को समझ के चलोगे, टोटल माइनस व्हेन नोवेयर एस की पावर 4 इज कमिंग इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन एटलीस्ट वन टाइम एस की पावर 4 इज कमिंग। तो उसको अगर आप यहां पे लगाएंगे तो फिर ये कंसेप्ट बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस होगा, और फिर ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 30 सेकंड का रह जाता है, चाहे यहां जितने भी नंबर हो। 4 नंबर होते तो 3 की पावर 4 लिखते, 5 नंबर होते 3 की पावर 5 लिखते। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये एलसीएम का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है, इसमें अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और मैं इंटीग्रल सॉल्यूशन पे छोटा सा सवाल आप लोगों को देता हूं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सवाल है, उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पे ऑलमोस्ट सारी वैरायटी देख ली, सारा सब कुछ कवर कर लिया। अब ये लास्ट में 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1/x + 1/y = n, वेयर n इज कांस्टेंट एंड ऑब्वियसली सब इंटीजर है। दूसरा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x raised to the power y raised to the power z into y raised to the power z raised to the power x into z raised to the power x raised to the power y equal to 5xyz। अब इन दोनों क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं लगेगा, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स से होगा बेटा, और इसमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस है। इसको आप कह सकते हो कि ये 2 अलग तरह के सवाल हैं, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा जरूर है, बट पीएनसी वाला इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं लग रहा है, कॉमन सेंस लग रहा है। तो ये दोनों बहुत बड़े ही अच्छे सवाल हैं, ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं रिस्पांस देखूंगा। अगर आप आंसर टाइप कीजिए, आप आंसर दीजिए, अगर ठीक है, जरूरत पड़ेगी आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन फिर अगले लेक्चर्स में कहीं किसी जगह पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था बेटा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, उस कंसेप्ट को पूरी तरह से खत्म किया है, और उसकी सारी चीज़ों को एलसीएम में उसका क्या यूज होगा, प्रोडक्ट में उसका कैसे करेंगे काम, जब लोअर लिमिट है अपर लिमिट है तो कैसे काम करेंगे, लैंग्वेज में उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी हर एक वैरायटी को देख करके एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से कवर अप किया है। और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप कर लेंगे तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक माइंड ओपनिंग हो जाएगी आपकी, और कोई दिक्कत होगी तो फिर इसका मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। तो आई होप एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। ऑल द बेस्ट।